करेंगे कि इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, तो वो फीचर्स हम यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके फीचर्स की बात करें तो मैं यहाँ पर इधर पहले फीचर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, तो पहले ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ पर क्या होने वाली है, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग दोनों में ही होगी और दोनों में किस प्रकार की ब्लीडिंग होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो ब्लीडिंग के बारे में लिखेंगे कि इसमें कैसी ब्लीडिंग होगी, इसमें कैसी ब्लीडिंग होगी। उसके बाद में भाई अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भाई जब अगर कोई चीज़ दूर होती है, हमारे करीब, हमारे दिल के सबसे करीब अगर कोई हो और वो अगर हमसे दूर चला जाए तो क्या होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे सब दिल के मारे हैं तो दर्द तो होगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर पेन होगा। अब पेन कौन से टाइप में, किस प्रकार का पेन होगा, ये भी अलग अलग नेचर का होता है, इसीलिए इसको भी यहां पर लिखना जरूरी है। उसके बाद में सर तीसरा टाइप कौन सा होता है, तो तीसरा पॉइंट, तीसरा नेचर हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा का सेपरेशन। प्लेसेंटा सेपरेशन। और प्लेसेंटा का सेपरेशन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक में प्लेसेंटा जो है कोने से टूटता है, एक में प्लेसेंटा बीच वाले भाग में से टूटता है। तो कौन से वाले टाइप में कौन से टाइप का सेपरेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पूछ लेता है एग्जामिनर। तो नालायक है ना, हमें नालायक वाला काम नहीं करना है, इसीलिए सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। अच्छा 3 पॉइंट हो गए सर, और बता दो और क्या होंगे सर, और होंगे हमारे पास में 4th नंबर का पॉइंट, क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में 5th नंबर पे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बताऊंगा, क्लॉटिंग फैक्टर लेवल। देखो मैं पहले एक बार लिख देता हूं, है ना, उसके बाद में फिर समझाने का मजा अलग आएगा। तो पहले अपन लिख लेते हैं। 6 नंबर पे क्या आएगा, क्लॉट। उसके बाद में आएगा यूट्रस का साइज, यूट्रस साइज। और एक अपन लिखेंगे 7 नंबर में यूट्रस नेचर। तो अगर आपने ये सारे के सारे पॉइंट याद कर लिए, अगर आपने ये सारे पॉइंट याद कर लिए, इनको समझाने की जिम्मेदारी मेरी। और अब आप कहेंगे कि सर इनको कौन समझाएगा फिर, तो इनको याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी। चिंता ना करें, एक बार में याद हो जाएंगे आपको। पहले आप ध्यानपूर्वक इधर कंसंट्रेट करके मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले ब्लीडिंग की बात करते हैं। देखो आप खुद बता देंगे, जितना मैंने आपको समझा दिया उसी के बेस पे सारा का सारा मैटर है। सबसे पहले बात करते हैं रिवील्ड वाले टाइप की। देखो ब्लीडिंग जो है रिवील्ड वाले में कैसी होगी बताओ, प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। आप कहेंगे सर अभी अभी हमने पढ़ा रिवील्ड मतलब होता है कि वो रिवील हो गया, सबके सामने आ गई मतलब दिख गई मतलब प्रेजेंट होगी। यहां पर ब्लीडिंग जो है वो सर कैसी होगी, यहां पर ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। यस और नो, अरे बताओ यस और नो। अच्छा यहां पर यस प्रेजेंट होगी, तो बताओ फिर यहां पर क्या होगी। यहां पर सर कॉन्सील्ड में क्या हो रहा था, ब्लड जमा हो रहा था, अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, ब्लड जमा हो रहा था। तो जमा हो रहा था तो भैया इसमें जो ब्लीडिंग है वो कैसी होगी, यहां पर ब्लीडिंग सर एब्सेंट होगी। ओके हाँ जी सर बिल्कुल एब्सेंट हो गई। अच्छा बात करते हैं हम यहां पर पेन के बारे में। पेन मतलब होता है दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, हाँ वही। चलो अब बात करते हैं यहां पर पेन के बारे में। तो पेन जो है रिवील्ड वाले में कैसा होगा और कॉन्सील्ड वाले में कैसा होगा, देखो दोनों में अलग अलग होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, देखो लाला बात यहां पर यह है कि मान लीजिए एक ब्लीडिंग यहां पर ये हो रही है, यहां पर मार्जिनल प्लेसेंटा टूटा है मार्जिन से, और टूटने के बाद में यहां पर सिर्फ टूटने का दर्द होगा। यहां पर कैसा दर्द होगा, टूटने का दर्द होगा। लेकिन वहीं पर बात करते हैं इस कॉन्सील्ड वाले की बारे में, तो यहां पर देखो प्लेसेंटा टूटा भी है, उसका भी दर्द है, प्लस में जो ब्लड है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अच्छा अगर जमा होगा तो दर्द कम होगा कि ज्यादा, अब कुछ लोग कहेंगे कम होगा, कुछ लोग कहेंगे ज्यादा होगा। देखो ज्यादा क्यों होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर ब्लीडिंग जो दर्द है वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसके पीछे की तरफ जो है दीवार के अंदर से ब्लड निकल रहा है और यहाँ पर जमा हो रहा है। अब जमा ब्लड होगा, बाहर निकलता जा रहा है और जमा होता जा रहा है, तो ये दीवार पर क्या डाल रहा है, खिंचाव। खिंचाव जब पैदा होता है तो दर्द होता है। वो देखो एग्जाम्पल से समझना। सबसे पहले मान लीजिए बचपन में आपको बहुत सारे फोड़े फुंसी हुई होंगी, अभी भी होती होंगी। जब भी कभी फुंसी हमें हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं, तो उसमें मवाद हो जाती है, ठीक है, पस पड़ जाता है। तो पस पड़ने के बाद में क्या होता है कि अगर उस पस को बाहर निकाल दिया जाए तो हमें आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है और ऐसा लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर उसमें पस रह जाए, अंदर ही अंदर वो पस रहने लगे, तो हमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर ब्लड बाहर निकल गया तो फिर आराम मिल जाता है, दर्द इतना नहीं होता। दर्द तो होगा यहां पर भी, ठीक है, लेकिन यहां पर दर्द जो है वो ज्यादा होगा। तो यहां पर समझ में आगे होगी बात आपको कि भैया पेन जो है
रिवील्ड वाले में कैसा होगा, माइल्ड होगा। कैसा होगा, माइल्ड होगा। सर मॉडरेट भी हो सकता है, मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट, समझ में आ गया होगा आपको, हल्के से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन कॉन्सील्ड की बात करें तो यहां पर लाला हल्का नहीं होगा, यहां पर कैसा होगा, यहां पर होगा सीवियर वाला पेन। कैसा होगा भैया, सीवियर पेन होगा। अच्छा चलो, पेन के बारे में समझ में आ गया हमें। अब सर और बताओ, तो और सुनो, और क्या सुनोगे, देखो प्लेसेंटा का सेपरेशन, अभी अभी मैंने पूरा बता दिया तुम्हें प्लेसेंटा का सेपरेशन। यहां पर रिवील्ड वाले में मार्जिनल सेपरेशन होता है, कॉन्सिल्ड वाले में सेंट्रल सेपरेशन होता है। तो मैं इसमें और कुछ ऐड करने वाला नहीं हूं, सिर्फ इतना ही लिखना है। रिवील्ड में कैसा सेपरेशन होता है सर, यहां पर होता है मार्जिनल, मार्जिनल सेपरेशन होता है। दिखाई तो दे रहा है ना, चलो मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। अच्छा कॉन्सिल्ड वाले में कैसा है, कॉन्सिल्ड वाले में होता है सर सेंट्रल सेपरेशन, ठीक है, सेंट्रल सेपरेशन। अच्छा उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में बात करते हैं हम, चलो क्लोट फॉर्मेशन के बारे में। देखो क्लोट फॉर्मेशन क्या है, क्लोट फॉर्मेशन मतलब रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। अब रक्त का थक्का किस में जमेगा, देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ब्लड निकल रहा है और बाहर आ गया, सीधे के सीधे बाहर निकल गया बॉडी से, तो यहां पर जमने का कोई चांसेस नहीं है कि भाई ब्लड के क्लॉट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जबकि अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर ब्लड निकल रहा है और एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर ही वो जमा हो रहा है। तो यहां पर जमा, जब भी ब्लड जमता है ना, एक जगह पर रुकता है तो उसके थक्के बनने लग जाते हैं, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, पढ़े होंगे आपने, तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, जैसे ही ब्लड एक जगह रुकता है तो वो सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव होकर रक्त के थक्के बनाने लग जाते हैं और यहां पर क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, यहां पर क्लॉट बनेंगे। ये जो क्लॉट होंगे वो स्मॉल हो सकते हैं या फिर लार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन किस में मिलेंगे, केवल और केवल रिवील्ड वाले में मिलेंगे, कॉन्सील्ड वाले में नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात आपको। चलें तो हम बात कर रहे हैं भैया ये क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यहां पर रिवील्ड वाले में क्लॉट फॉर्मेशन एब्सेंट होगा, समझ में आई, कॉन्सील्ड वाले में प्रेजेंट होगा। अरे आई बात समझ में। देखो क्लॉट फॉर्मेशन जो है एक ऐसी समस्या है, इससे यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन जब होता है ना तो एक और बीमारी डेवलप हो जाती है जिसे अपन कहते हैं DIC। क्या कहते हैं, DIC। अभी DIC क्या है सर, DIC का फुल फॉर्म होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। इंट्रावेस्कुलर मतलब जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाता है, यानी कोगुलोपैथी मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉट का जो है एक डिसऑर्डर हो जाता है, पैथी मतलब होता है डिसऑर्डर। तो डिसेमिनेटेड मतलब हमारे पूरे बॉडी के जो भी वेसल्स होती हैं उनके अंदर कहीं पर भी कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होकर के क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है, यानी बॉडी के ब्लड वेसल्स में जगह जगह रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं, जिसे अपन DIC के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है ना, ये हमारे इस रिवील्ड वाले टाइप में देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो बाहर निकल करके जम रहा है एक जगह, तो इसकी वजह से ये बीमारी भी हो सकती है। तो कोगुलोपैथी वाली कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो सकती है। कौन सी, कोएगुलोपैथी। चले मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर के लेवल के बारे में। देखो क्लॉटिंग फैक्टर, मान लीजिए आपके पास में क्या है, 10 रुपए हैं। क्या है आपके पास, 10 रुपए। अब आपने 10 रुपए में से 8 रुपए या फिर 5 रुपए की चीज खा ली। क्या खा ली, चीज। अरे चीज बच्चे नहीं है आप लोग, है ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, उनमें से आपने 50 रुपए की एक नोटबुक ले ली। भाई नोटबुक तो खरीद सकते हो आप। अब आपके पास जो 100 रुपए थे, क्या वो 100 के 150 हो जाएंगे या फिर 50 बच जाएंगे। आप कहेंगे सर इतनी मैथ तो हमें आती है, 100 में से 50 गए तो 50 बचते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। भैया क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नॉर्मल होते हैं, जितने भी हैं वो होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने क्लॉट फॉर्मेशन यहां पर करना शुरू कर दी, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर थे उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो भाई क्लॉटिंग फैक्टर की हमारे बॉडी में क्या होगी, बढ़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर की कम होंगे। डेफिनेटली जब उनका इस्तेमाल होगा तो वो कम हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी, जबकि यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी नहीं होगी। तो यहां पर बस इतना ही बताना था कि भैया जो क्लॉटिंग फैक्टर के लेवल है यहां पर तो रहता है कैसा, यहां पर तो रहता है सर नॉर्मल, और यहां पर कैसा हो जाता है, यहां पर हो जाता है कम, बोले तो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है यूट्रस का साइज। यूट्रस के साइज की अगर मैं बात करूं तो देखो यूट्रस का साइज जो होगा, ये जो हमारी रिवील्ड वाली कंडीशन है ना, इसमें यूट्रस का साइज कैसा रहता है, इसमें रहता है अकॉर्डिंग टू POG। और इसमें कैसा रहता है, तो इसमें रहता है अकॉर्डिंग टू, सॉरी मोर देन, इसमें रहता है मोर देन
मोर देन पीओजी। अब ये पीओजी क्या है सर? देखो पीओजी का फुल फॉर्म होता है भैया पीरियड ऑफ गेस्टेशन। पीरियड ऑफ गेस्टेशन, पीरियड ऑफ गेस्टेशन का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, मतलब कितने टाइम की प्रेगनेंसी हो गई है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए 24 या 22 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, ठीक है, उस टाइम पर जो हमारा यूट्रस होता है उसका साइज क्या होता है, उसका लेवल कहाँ होता है? तो फंडस का लेवल 22 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर जो अम्लाइकस वाला एरिया होता है उसके लेवल पर फंडस पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर अब बात करें अगर इसके बारे में, रिवील्ड वाली कंडीशन है, अगर रिवील्ड वाली कंडीशन है तो जो यूट्रस का साइज जिस लेवल पर होना चाहिए प्रेगनेंसी की उम्र के हिसाब से, वो यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू पीओजी रहेगा, यानी पीरियड ऑफ गेस्टेशन के हिसाब से ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए कॉन्सील्ड वाले की, तो यहां पर मोर देन पीओजी मैंने लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर साइज बढ़ जाएगा यूट्रस का। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए 22 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी मान लीजिए, तो हमें पता है फंडस का लेवल जो है कहां रहना चाहिए? अम्लाइकस के लेवल पर रहना चाहिए। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हुई तो 22 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर भी उसका यूट्रस का साइज ऐसा लगेगा जैसे 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो। और वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि यहां पर देखेंगे आप कि इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, जो ब्लड निकल रहा है वो बाहर निकल रहा है, सीधे बाहर चला जा रहा है। लेकिन यहीं पर अपन बात कर रहे हैं इस वाली कंडीशन की, तो यहां पर जो कॉन्सील्ड वाली कंडीशन है, यहां पर ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है बल्कि यहां पर जमा हो रहा है। और जमा हो रहा है तो ये ब्लड कहां पर है भैया? प्लेसेंटा के पीछे, यानी कि हमारे यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर है तो भाई जगह ज्यादा घेरेगा, डेफिनेटली यहां पर यूट्रस का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो यहां पर बात करते हैं कि भैया ये बात समझ में आ गई हमें कि यहां पर तो अकॉर्डिंग टू पीओजी रहेगा, यहां पर मोर देन पीओजी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, हमारा यूट्रस का नेचर। नेचर मतलब वो कैसा दिखता है। जैसे इंसान होते हैं ना, ये बहुत ही शांत नेचर का इंसान है। एक होता है टफ वाला, यानी कि बहुत कठोर टाइप का, ऐसा इंसान होता है कि यार उससे बात करने में डर लगता है, अपन कहते हैं ये बेकार इंसान है। और एक होता है कि यार जिससे एक चाहे अच्छे लेवल पर हो, पोस्ट कितनी भी बड़ी हो, वो हमसे बहुत ही नरम लहजे में बात करता है, हम कहते हैं यार कितना सॉफ्ट इंसान है, कितना प्यारा इंसान है। तो ऐसे ही जो यूट्रस है उसकी अगर बात करें तो देखो, अगर अपन बात करेंगे इस रिवील्ड वाले टाइप की, तो यहाँ पर सारा का सारा ब्लड क्या हो गया? बाहर चला गया। तो बाहर जाने के बाद में इसमें कोई कठोरपन नहीं आएगा यहाँ पर। ओहो, ये लो भाई साहब, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, ये खराब हो गया काम। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चलेगा वापस से। मैं बात कर रहा था किसके बारे में कि भाई कॉन्सील्ड और रिवील्ड के बारे में, जो हमारा यूट्रस का नेचर है वो कैसा रहेगा। देखो रिवील्ड के अंदर सारा ब्लड बाहर चला जाता है, तो बाहर चला जाएगा तो वहां पर जो नेचर रहेगा यूट्रस का वो रहेगा सॉफ्ट एंड एकदम से जो है नॉन टेंडर रहेगा, यानी टेंडरनेस वहां पर नहीं रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर बात करें अपन कॉन्सील्ड वाले के बारे में, कॉन्सील्ड वाली में जो क्या हो रहा है कि वहां पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा ब्लड अगर है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा भैया? वहां पर जो है अगर टच करेंगे तो वो हमें हार्ड महसूस होगा। क्योंकि वहां पर क्या दिक्कत थी? वहां पर एक दिक्कत हो गई थी, आपको पता है कि ब्लड इकट्ठा हो रहा था, और ब्लड इकट्ठा होने की वजह से क्या हुआ? वहां पर ब्लड जमा हो गया, जमा होने से वहां पर टेंडरनेस डेवलप हो गई, वहां पर हार्ड महसूस होगा। जब भी अपन टच करेंगे एब्डोमेन को तो हमें कठोर महसूस होगा। तो उसे अपन कह सकते हैं कि यूट्रस का साइज इसमें हार्ड होगा, किसमें? कॉन्सील्ड वाली में। और जो रिवील्ड वाली है उसमें सॉफ्ट और नॉन टेंडर रहता है। मेरे हिसाब से मैंने कैरेक्टर तुम्हें समझा दिया, वो तो वापस आएगा नहीं, आएगा क्या? चलो देख लेते हैं एक बार, आएगा या नहीं आएगा। आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। अरे यार वो तो आया ही नहीं, ये तो केवल एक स्लाइड आई है, अगली वाली स्लाइड आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बोर्ड जी, आपने हमारी मेहनत को बचा लिया। चलो तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसके नेचर के बारे में, है ना। हम एक्चुअली कॉन्सील्ड को ना एक बार ये ना कॉन्सील्ड वाले के बारे में थोड़ी नेगेटिव बात कर रहे थे ना, इसीलिए बेचारे बोर्ड को लगा कि यार हमने इस बोर्ड के बारे में नेगेटिव बात कर दी है, नाराज हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखेंगे यूट्रस का साइज, अगर सॉरी यूट्रस के नेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसा रहता है? यहाँ पर यूट्रस का नेचर एकदम सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर रहता है। चलो आ जाओ, रेडी स्टेडी गो। हाँ, यहाँ पर यूट्रस कैसा रहता है भैया? सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर, नॉन टेंडर। और यहां पर कैसे रहता है? तो यहां पर रहता है ये हार्ड और
टेंडर। इस प्रकार से होता है। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेंडरनेस का मतलब होता है कि टच करने पर दर्द होता है। तो आपको पता है कि भैया यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर ब्लड जमा हो रहा है, इकट्ठा है, तो यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे तो दर्द भी होगा और ये कठोर भी महसूस होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले अब बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम।